गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने भाई बात किया था आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपके सामने लिखा हुआ है। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक तो ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बात हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम में भी बात किया था। ठीक है, वहां पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, इन कई सारी चीजों को हमने लास्ट क्लास में मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम में डिस्कशन किया था। ये लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है। आप चाहे जिस लेवल का पढ़ना चाहें, सारे के सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान दो बेटा, इससे पहले अगर थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास को रिकैप मारूं तो हमने पढ़ाया था I इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू पढ़ाया था जी एम अपान आई स्क्वायर। या बेटा आई इज इक्वल टू पढ़ाया था एफ बाई क्या होता है एम। आई इज इक्वल टू एफ बाई एम या आई इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर, यही बताया था। जहां पर आई को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते थे, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मास होता है, और ये क्या होती है, डिस्टेंस होती थी। ये फोर्स होता है और ये मास होता है। इतनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था। अच्छा, इसमें सुपरपोजिशन की भी बात किया था। आई नेट इक्वल टू बेटा क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस टिल टू IN। और ये कैसा होता है, वेक्टर सम होता है। ये बात बताया था, क्योंकि इंटेंसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हमारा वेक्टर सम होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये पढ़ाया था मैंने, कहां पर पढ़ाया था आपको, वहां पर वेक्टर में पैरेललोग्राम ला पढ़ाया था, एज वेल एज एक चीज और पढ़ाई थी, क्या, ट्राइंगल ला भी पढ़ाया था। याद हो गया होगा? चलिए, इस पर क्वेश्चन भी देखा गया था। हाँ, इसकी कोई पूछे डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन हमेशा किसकी होती है भैया, फोर्स की। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी होती है, वेक्टर, मतलब वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायमेंशन वगैरह बता दिया था, क्वांटिटी बता दिया था, ये बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। तो आज का लेक्चर जो हमारा क्या है, आज का जो लेक्चर है हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। वो भी कैसी, वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, यहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, या ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशनल ही होगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। यहां पर दो डिफिनेशन लिखी है, दोनों का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहली डिफिनेशन अगर बेटा लिखी हुई है आपके सामने, तो बहुत सुंदर डिफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, जरा ध्यान दो भाई। लिखी हुई, इट इज डिफाइंड एज, दो बार लिख गया है, इट इज डिफाइंड एज क्या भाई, इट इज डिफाइंड एज। ठीक है, ओके, ध्यान दो बेटा। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए ना, एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ मास कैपिटल M विदाउट एनी एक्सीलेशन। मतलब उसको स्लोली लाया जाए, स्लोली। क्या मतलब समझ में आया? एक बात समझो, ये डिफिनेशन समझो जरा, इसकी कहानी समझो क्या है। मान लो ये कैपिटल M मास है, ये कैपिटल M मास की बॉडी है, थोड़ा बहुत बड़ा बना दिया, छोड़ो। ये कैपिटल M मास की कोई बॉडी है। अब ये बताओ बेटा, कोई भी बॉडी जो है अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगी। करती थी, कल बताया था। अब यहां पर एक कोई इंफिनिटी पर एक कोई मास रखा हुआ, जिसका मास है m, जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल m, और इसको यहां पर स्लोली इसको यहां से हम यहां पर लेकर के आ रहे हैं। हमने कहा ये कितने डिस्टेंस पर है, तो r डिस्टेंस पर है। r डिस्टेंस को यहां से यहां लेकर के आना है।
तो बताओ जरा यहां पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इस पॉइंट से मतलब ऐसे समझो, बहुत सिंपल डिफिनेशन बताता हूं। वर्क डन टू कैरी अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे समझ लो। ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक इसको लाने में जो वर्क डन है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आपको पढ़ाया वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वैसे ही जो वर्क है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। आई बात समझ में क्या? अच्छा ठीक। इसका फार्मूला होता है U इक्वल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर। नहीं, ध्यान से देखो, अगर यहां स्क्वायर हो जाएगा यार ये क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है। और अगर यहां आर हो जाए तो ये क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। थोड़ा सा डिफरेंट है, मैनुअल सा डिफरेंट है। अगर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम अपान आर, और अगर आर स्क्वायर हो जाएगा तो एनर्जी ना होकर क्या बन जाती है, फोर्स बन जाती है। क्लियर हो गई बात थी? अभी समझो, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी हमसे, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने हमसे पढ़ा होगा, तो उसमें एक वर्ड बताया था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ये सारी चीजें मैंने डिफाइन की थी वहां पर, बहुत बढ़िया लेक्चर पढ़ाया था आपको, है ना। तो एक वर्ड जरूर याद रखिएगा, अगर ये चेंज, तुम वैल्यू भी, मामला भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। आई बात समझ में? मतलब यूनिट मास को, स्मॉल एम मास को कैपिटल एम मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने पर जो वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या ये डिफिनेशन समझ में आ गई? अच्छा, या फिर दूसरी डिफिनेशन समझ लो क्या होती है। अनदर डिफिनेशन क्या है बेटा हमारे पास, करा इट इज डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ वर्क डन। ये देखो क्या लिखा हुआ है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन कौन से आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आता था, और कौन सा आता बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, पढ़ाया था ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सही लिखा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्सेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव में कौन आता था, फ्रिक्शन, है ना, याद है ना। हाँ, अब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इक्वल टू ब्रिंग मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर मास। वही अनदर मास का मतलब क्या समझ लो, कैपिटल M वाला मास समझ लो। फिर समझो, अगर बेटा यहां पे समझो जरा, अगर यहां पे एक्सटर्नल फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, F एक्सटर्नल इधर की ओर लग रहा होगा, और अगर ये हमारे पास कैपिटल M मास है और यहां पे इंफिनिटी पर एक कोई बॉडी रखी हुई है और जिसका मास m है और डिस्टेंस r है इसकी। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरा मामला, अगर इसको आप क्या, अच्छा बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, जो हैवी मास की तरफ लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरफ लगेगा, हैवी मास। तो हैवी मास इधर ही तो है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही तो खिसक के आएगी। तो वर्क डन इक्वल टू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना जाएगा, कुछ नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान क्या हो जाता है, आर। ये फार्मूला हो जाता है। इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, केवल और केवल किसका अंतर है, माइनस का। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल रहेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल रहेगा तो ये है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव रहेगा बेटा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव रहेगा तो माइनस जी कैपिटल एम एम बाई आर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अभी बता दे रहा हूं कि ये कैसे मैंने कहा, ये भी समझाने की बात कोशिश कर रहा हूं।
वर्क डन बाई कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव। इस पे दिमाग लगाओ तुम, है ना, ये जरूरी तुम्हारे लिए, है ना। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है, हाँ? ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, आगे आगे ध्यान से देखिएगा, तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। क्या कह रहा भैया, कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस। अब समझो, अब यहां पे मान लो एक मास है यहां पे, और इसका मास कितना है, कैपिटल एम है। तो मैंने समझाया, ये कैपिटल एम मास की कोई बॉडी होगी तो ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने सोचा यार इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है, तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हमने कहा यहां तक है, और सर इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी डिस्टेंस हमने कहा कितनी है, आर है, ठीक है। आर डिस्टेंस तक ये किसी बॉडी को अपनी ओर क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और इससे अगर मैं बात करूं, इससे आर डिस्टेंस पर, इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर क्या है, इंफिनिटी है, यहां पर इंफिनिटी है, देखते रहिएगा, यहां पर इंफिनिटी है, और इस इंफिनिटी से थोड़ी डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट क्या है, ए है, और यहां पर स्मॉल एम मास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, स्मॉल एम मास रखा हुआ है। और इस बॉडी की, दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस कितनी हमने ले लिया है, एक्स ले लिया है। क्या ले लिया है, एक्स ले लिया। अब जरा ध्यान दो, अगर हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल लगा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल, तो भैया ध्यान से देखो बेटा, एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स कहां की ओर एक्ट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स हमारा किस तरफ एक्ट करेगा, तो आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगेगा, एफ एक्सटर्नल, है ना। और जरा ध्यान दो, क्या अगर ये मान लो अर्थ है आपकी और ये छोटी सी बॉडी है, तो बताओ क्या अट्रैक्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, करती है ना। तो इसका मतलब इस तरफ बॉडी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमने कहा ए बॉडी से कहां पर आ गई है, बी प्लेस पर आ गई, ए प्लेस से बी प्लेस पर आ गई। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो छोटा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएक्स बोलते हैं। आर यू श्योर यहां तक भाई, छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएक्स बोलते हैं, पक्का। अगर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी छोटा होगा। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करे हो, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा डिस्प्लेस किए हो, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। आई बात समझ में। अच्छा, इससे पहले इन दोनों बॉडी के बीच में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। उन्होंने कहा इस दुनिया में अगर दो बॉडी हैं और वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो हमने कहा फोर्स एक्टिंग बिटवीन इसके बीच में कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। बताओ बेटा, समझो क्या लगेगा, F इक्वल टू जी, एफ एक्सटर्नल लगा रहा हूं, F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, नहीं आर नहीं, डिस्टेंस, जरा ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस ध्यान से देखिएगा, क्या लिखी हुई है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। आर ही दिमाग में मत रखना, आर यहां जो आर होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। आई बात समझ में क्या, पक्का। चलो अब एक बात और समझो भाई, सर वर्क डन भी थोड़ा होगा, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से कहां तक लेकर के आना है, बी तक लेकर के आना है। तो बताओ डी डब्ल्यू हमने कहा वर्क डन होगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू, या इसे हम लोग एफ डी एक्स इंटू क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से, थीटा क्या है हमारे पास बेटा, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना बनना है, 180। तो इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, cos 180 एंगल हो जाएगा। और डी डब्ल्यू इक्वल टू, बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी हमारे पास है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू काश 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है भाई? -1 होती है। ये माइनस आगे ले लोगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? -G कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू डी एक्स अपान अपान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली हमें लाना कहां है? इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक लाना है? आर डिस्टेंस तक। कहां तक लेके आना है? आर डिस्टेंस तक। तो जरा ध्यान से देखो, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया इतनी बातें। डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना गया? -G कैपिटल एम स्मॉल, या ऐसे समझ लो M1 M2 लिखा है, M1 M2 अपान एक्स स्क्वायर। अब अगर बेटा हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन टू कैरी फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी से लेकर के आर तक लाना है। अच्छा, थोड़े कम डी डब्ल्यू मिला के कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बन जाएगा जाकर के। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन करते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है वैल्यू को छोटा करता है, इंटीग्रेशन वैल्यू को बड़ा करके देता है ना। तो क्या कहेंगे बेटा? कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -G कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू डी एक्स अपान क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। याद करो dx क्या बताता है? dx ये बताता है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और x को छोड़ करके बाकी सब क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। तो यहां 1w है। याद करो, फार्मूला भी थोड़ा सा याद करा देता हूं। पढ़ाया था इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। और बेटा पढ़ाया था 1 dx इक्वल टू क्या पढ़ाया था? x, 1 dy इक्वल टू y, 1 dw w, 1 d q, 1 dp p, 1 dm m, 1 dn n पढ़ाया था कई बार। और एक फॉर्मूला पढ़ाया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अच्छा सर, तो 1 dw का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? w इक्वल टू, बोल भाई, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, -G कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन, इसकी पावर 2 लिखा है, ऊपर जाएगा तो -2 dx बन जाएगा। वर्क डन इक्वल टू -G कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एक्स की पावर n लगाओ जरा इस पे, तो -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक जाना है? इंफिनिटी से लेकर कहां तक जाना है? आर तक। इंफिनिटी से लेकर कहां तक जाना है? आर तक। और यहां लिमिट लगा लो यार, इंफिनिटी से लेकर के आर तक। तो वर्क डन इक्वल टू -G कैपिटल एम स्मॉल, ये वर्क डन किसके द्वारा है? एक्सटर्नल है, वर्क डन एक्सटर्नल। ये बताओ कितना निकल के आएगा? x की पावर -1 अपान -1, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट, और ये क्या हो गई? अपर लिमिट। अच्छा, ये माइनस बाहर भी आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू G कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू, अच्छा ये पावर निगेटिव तो नीचे किस में आएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, 1/x कह सकते हैं उसको। इन्फिनिटी से कहां तक जाएगी? r तक आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैप G M M, फार्मूला बताओ क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां x है वहां अपर लिमिट रखो, कितना हो जाएगा? 1 अपान r का जगह 1 अपान r माइनस 1 अपान इंफिनिटी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू G M M 1 अपान r, और 1 अपान इंफिनिटी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहां से फार्मूला क्या आपके आ गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपान कितना आ गया? r। यही तो फार्मूला पढ़ाया था अभी भाई, यही तो फार्मूला आपको पढ़ाया, यही तो डेरिवेट कराया आपको, यही डेरिवेशन कराया आपको। तो यही क्या है आपका? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। यही आपका क्या भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। समझ में आ गई बात? अच्छा, अभी थोड़ी समय के लिए पढ़ो, अभी पढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय क्या पढ़ाया बेटा? एक्सटर्नल पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आया G M M अपान R,
कैपिटल एम जरूरी नहीं है, ऐसे याद रखो, जी फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर हुई ये बात? समझ में आ गया सबको? डेरिवेशन क्लियर सभी को? कोई डाउट है? नहीं ना? चले आगे चले भाई, चला जाए आगे, याद हो जाएगा। हाँ अब आगे समझो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया। अच्छा एक चीज और फंडा दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा आपको देखिए, थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, ये बात थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, थोड़ा सा डीप जा रहे हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अभी पढ़ाया वर्क पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़ाया? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल। हाँ सर ये तो पढ़ाया आपने। और ये वैल्यू क्या पढ़ाया? जी एम एम बाई आर। ये बताओ, आपको एक चीज पढ़ाई थी मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ाई थी भाई? पढ़ाई थी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू नेट। नेटवर्क जो होता है वो नेटवर्क वाला नहीं, डाटा वाला। नेटवर्क जो होता है वो डेल्टा के इक्वल होता था, डेल्टा के इक्वल होता था। या इसको नेटवर्क में कौन कौन से आते थे? एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाता है आपका, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और इक्वल टू। इससे हम लोग डेल्टा के को फाइनल माइनस क्या कहते थे? इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाँ एक वर्ड यूज किया गया था। अच्छा हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी यहां पे ध्यान दो। ये बताओ नॉन कंजर्वेटिव में फ्रैक्शन आता था, क्या फ्रैक्शन यहां पर काम करेगा ना? ये कितना आ जाएगा? जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इक्वल टू, ये एक वर्ड यूज किया था मैंने यहां पे, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। जब डिफिनेशन बताई थी आपको तो एक वर्ड यूज किया था, क्या? स्लोली। वर्ड क्या यूज किया था? स्लोली। स्लोली आ रहा है इसकी, ये देखो स्लोली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। अगर वर्ड यूज किया मैंने क्या? स्लोली। स्लोली जब आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। वी कैन से यस आर नो? अच्छा तो मैं कह सकता हूं बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो कितना हो जाएगा? के एफ माइनस के एफ इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो के। तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आया कि नहीं आया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आया कि नहीं आया? इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को इक्वल होता है कि नहीं होता है? और यही तो मैं डिफिनेशन में दिखा रहा था आपको, यही चीज तो मैं डिफिनेशन में दिखा रहा था। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो माइनस होता है वर्क डन बाय किसके? कंजर्वेटिव के। तो जरा डिफिनेशन जरा देखो, कोई अलग डिफिनेशन दी क्या मैंने? नहीं ना। आपको स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको बस सिंपल फार्मूला बता दिए गए। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है यू इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वो भी किसका? माइनस का। आपको स्कूल में बताया जाएगा माइनस का होता है। तो जरूरी नहीं माइनस का हमेशा रहे। अगर वर्क डन हमारा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा हो रहा है तो कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर एक्सटर्नल नहीं होगा कंजर्वेटिव है तो कैसा होगा? निगेटिव। क्या ये लॉजिक समझ में आया? क्यों मैंने यहाँ पे माइनस लगाया और यहाँ पे माइनस नहीं लगाया? लॉजिक समझ में आया कि? आप फिर से एक बार देख लो बेटा आपका। हाँ ये देखो क्या आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है इक्वल टू जी m1 m2 अपान क्या हो सकता है? आर। लेकिन बस क्या वर्ड यूज करना चाहिए हमको? स्लोली या फिर वर्क डन कैसा हो? एक्सटर्नल। पोटेंशियल एनर्जी बाय द माइनस जी m1 m2 अपान क्या लिखोगे? आर। ये कब के लिए बेटा है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। क्या ये मजा आई कि नहीं आई भाई? ये बात सीखने में मजा आई कि नहीं आई?
क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये चीज पढ़ाया था मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में भी, वहां से रिलेट करके आपको इसको समझा रहा हूं, ठीक है, वहां से रिलेट करके समझा रहा हूं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। क्लियर हो गया? पक्का? पक्का ना? चलें आगे। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लें इस पे। हाँ चलो, एक पहले तो सिंपल वाला क्वेश्चन कर लेता हूं। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है एकदम, जैसे वो होता ना रवा का हलवा काजू वाजू डाल के, बस उतना ही है। हाँ वही वाला। अरे यार हम रवा ही बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा सुनो, सुनो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्वेश्चन ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ 100 केजी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द इंटेंसिटी, आई निकलवा रहा है आपसे, वैसे सॉरी आई निकलवा रहा है आपसे। आई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्या होता है, एम। आई इक्वल टू, यार एफ की वैल्यू शायद दे रखी है आपको 100, 100 रख लो, अपान मास दे रखा है किसमें, केजी में, 10 केजी, कट्टम पिट्टम, आई की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन पर केजी। ये क्वेश्चन कहाँ का आ गया यार, कोई नहीं समझ में आ गया क्या? ओए इधर ध्यान दो, फोकस ऑन, कंसंट्रेशन ऑन बोर्ड, ओके ध्यान दो। आई इक्वल टू आ गया एफ बाई एम, या सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, आगे समझो। अच्छा ऐसे अच्छा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे ना। अगर मान लो इस फार्मूले पे क्वेश्चन आ जाए, u इक्वल टू जी माइनस का जी m1 m2 अपान बेटा क्या हो जाएगा r। इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आई होप हो जाएंगे सबसे, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। जी की वैल्यू आपको पता होगी, जी की वैल्यू होगी आपके पास 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, खत्म। m1 पता होगा, m2 पता होगा और r की वैल्यू आपको पता होगी, तो निकल आएगा। एक तगड़ा क्वेश्चन ले ले क्या? हाँ सुनो, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर के आता हूं। देखो ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको पढ़ाया, ये क्वेश्चन मैंने आप पे, मान लो यहाँ पे m मास है, यहाँ पे m मास है और यहाँ पे m मास है। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पर सबसे पहले आपको f निकलवाया और उसके बाद I निकलवाया, और अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, u निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, u निकालने जा रहे हैं, ठीक है। क्या निकालने हैं भाई, u निकालने। या इसको एक फार्मूला में टाइप में पढ़ लो चाहे तो, फार्मूला टाइप में पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अरे वो वाला सिस्टम नहीं हो, ये वाला पार्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर। अच्छा सुनो, मान लो हमारे पास एक मास ये है m1, एक मास हमारे पास m2 है, एक मास m3 है और एक मास m है, और यहां पे एक बॉडी रखी जिसका मास है m0। इसके बीच की डिस्टेंस होगी r1, इसकी डिस्टेंस होगी r2, इसकी डिस्टेंस होगी r3 और इसकी डिस्टेंस होगी rn, ठीक। अगर इसकी टोटल निकालना हो तो u इक्वल टू क्या कहोगे, माइनस u1 माइनस u2 माइनस u3 और माइनस का डॉट 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 un, ठीक है। ऐसे मतलब ध्यान दो, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी, क्या आया था, हाँ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा आपकी, वो कैसी क्वांटिटी, जरा ध्यान दे दो पहले। अच्छा इसकी यूनिट पूछ ले तो कोई, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल। अच्छा क्वांटिटी कैसी होती है, तो स्केलर, क्वांटिटी कैसी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी नहीं, सिंपल सा अलजेब्रिक सम होगा इसका, अलजेब्रिक सम होगा। अच्छा इसकी कोई डायमेंशन भी बात कर ले तो दे देंगे हम लोग, वर्क की डायमेंशन के बारे में होगा
क्या होगा भाई, MLT माइनस टू नहीं, ML2T माइनस टू, ML2T माइनस टू, ठीक है, ML2T माइनस टू। नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ, समझ में आ रही बातें? कुछ समझ में आ रहा? अच्छा अच्छा, ध्यान से देखो, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कितनी बातें चाहिए? दो बातें चाहिए। एक पहली चीज तो दो मास चाहिए और एक डिस्टेंस चाहिए। दो मास चाहिए और एक डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल की है कि दो पार्टिकल की है? तो दो पार्टिकल की। पोटेंशियल एनर्जी कब वर्क करती है? दो पार्टिकल्स होने चाहिए, है ना? तो ध्यान दो बेटा, दो पार्टिकल्स होने चाहिए। ये क्वेश्चन लिया था हमने ना? हाँ, ये क्वेश्चन जरा ध्यान दो। अब इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी हो? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो। क्या निकालनी हो भाई? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे आप समझा देता हूं मैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। मान लो हमारे पास ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर मास कितना है? m। इस पॉइंट का मास कितना है? m मास का है। ये पॉइंट हमारा m और m मास का ये है, m मास का कोई पॉइंट है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। बताओ बच्चा, इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एक अकेले पार्टिकल की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो मान लो कितनी है? U1 है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा कितनी है? U1। और U1 की वैल्यू पता कितनी होगी? 0। ये सिंगल पार्टिकल की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अच्छा सर, एक पार्टिकल दूसरा लेकर के आ गए जिसका नाम हमने क्या नाम दिया? M2। M2 मतलब M दे दिया, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? A। कितनी है? A। तो बताओ, ये इस पर पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, तो U2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U2 है। इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? U2। एक थर्ड बॉडी लेकर के आ गए जिसका नाम है M। तो अब बताओ, इस पर कौन कौन पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा? ये भी पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा जिसका नाम U3 दे दिया, और ये भी पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा जिसका नाम हमने क्या दे दिया? U4। क्या ये बातें समझ में आ रही? क्या लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है पक्का? अब समझो। तो बेटा ये बताओ, U1 तो पता चल गया, U2 कैसे निकालोगे भाई? U2 किसके बीच का है? इन दोनों के बीच का है। तो बताओ, G लगाओ, वो भी माइनस का। फर्स्ट मास लिखो M, सेकेंड मास लिखो M, अपान लगाओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? A। खत्म। इसी तरीके से U3 की बात कर लेते हैं। U3 किसके पास है? इन दोनों के बीच का है। पहला माइनस लगाओ, G फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? A। और ये भी A, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बेटा U4 भी सेम होगा, पक्का ना? सभी सेम हो रहे हैं यार, पक्का ना यार? पक्का ना? पक्का। तो U1 की वैल्यू 0, U2 की वैल्यू ये, U3 की वैल्यू ये। यहां से दिख रहा है U3 मतलब U2 इक्वल टू U3 इक्वल टू क्या दिख रहा है? U4। सभी इक्वल ही दिख रहे हैं आपको। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम, देखो कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं निकालना है, पूरे सिस्टम की निकालनी है, पूरे सिस्टम की निकालनी है। तो पूरे सिस्टम की कितनी होगी यार? ध्यान से देखो, पूरे सिस्टम की कितनी होगी? U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। चार तरीके से है हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। U2 की वैल्यू कितनी है? U2। U3 की वैल्यू कितनी है? U2। U4 की वैल्यू कितनी है? U2। अरे तीनों इक्वल है ना यार? पक्का ना? समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा क्या? तो U इक्वल टू कितनी बार हो गया? 3U2 हो गया। तो बताओ अब U2 की वैल्यू बता दो। तो U नेट इक्वल टू माइनस का 3G कितना हो जाएगा? M स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? A। ये आ गई पूरे के पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्या इस क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? हाँ, U इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का G स्क्वायर अपान A। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बढ़िया सा, जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, बस ध्यान से देखो बस।
ठीक है, चलो आ जाओ। ये है, आ जाओ। मान लो हमारे पास एक क्या है, स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, और यहां का मास है m, यहां का मास है m, यहां का मास है m, और यहां का मास है m। स्क्वायर है तो साइड सारी इक्वल होंगी, ए और ये भी कितना हो जाएगा, a। देखिएगा, ठीक, ए। ये भी क्वेश्चन कराया, फोर्स निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी फाइंड किया आपसे। अरे ये भी फाइंड करना है, सिस्टम की, किसी पॉइंट पे नहीं बतानी, कि पूरे सिस्टम की बतानी। तो ऐसे समझो जरा, थोड़ा मैं बेटा आपको लॉजिकल तरीके से समझाता हूं, क्वेश्चन आपसे कभी फंसेगा नहीं ऐसे में, ठीक है। मान लो ये वाला मास ले लिया, ये वाला मास m ले लिया, ठीक है। बताओ इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, 0। इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगेगी, 0। तो हम कह सकते हैं u1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। एक दूसरा मास ले लिया, चलो ऐसे बना लिया, ये एक दूसरा मास ले लिया हमने, यहां पर कितना, m2, मतलब m ही मास है। तो अब बताओ इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इसकी u2 हो गई, ठीक। एक थर्ड मास ले लिया यहां पे, ये वाला m। तो बताओ ये वाला किस किस पर लगाएगा, एक इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, u3। भाई ये इस पर भी लगाएगा और ये इसको भी अट्रैक्ट करना चाहेगा। एक ये लग गई हमारे पास, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, u4। क्या बात समझ में आ गई भाई? ये वाला अकेले था, कोई मतलब नहीं, ये वाला था, अब ये वाला छुप गया, ये वाला इस पर लगाएगा बस। अब ये वाला जो आया, ये इस पर भी लगाएगा और ये इस पर भी लगाएगा। वो ऐसे नहीं घूम घाम के आएगा तो लगाएगा, डायरेक्ट लगाएगा है? अब यहां पे एक थर्ड फोर्थ मास भी आ गया बेटा हमारा, कितना है, m, वो भी है, तो समझो जरा। अच्छा ये वाला किस पर लगाएगा, एक इस पर लगाएगा, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, u5। ये वाला इस पर भी लगाएगा, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, u6। ये वाला इस पर भी लगाएगा, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, u7। ये कहानी है क्वेश्चन की, जरा ध्यान से देखिएगा। हलवा नहीं है, एकदम हलवा तो नहीं है, लेकिन हलवा है भी। इसका नाम हमने क्या दे दिया, u4। ये इसके द्वारा है। फिर से एक बार समझा दूं क्या, फिर से? हाँ फिर समझो, अच्छा लॉजिक समझो जरा। अच्छा एक चीज दिमाग में रखो कि भाई मास जो है, अकेले मास से काम नहीं चलेगा, कितने मास होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मासेस होने चाहिए, एटलीस्ट आपके पास 2 मासेस होने जरूरी है। तो देखो ये आपका अकेला वाला मास था m। अब बताओ इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, u1 मान लो, और u1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि इसका कोई सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है। सिस्टम अकेले थोड़ी बनता है, सिस्टम में एटलीस्ट कितने पर्सन होने चाहिए, 2 लोग। आओ, अच्छा खुश ना हो ज्यादा, आओ। अब ध्यान दो, एक अनदर मास लेकर के आ गए, ये वाला ले लो, जिसका मास हमने कहा m है। कितना है मास, m। अब जरा ये बताओ बेटा, जब ये वाला सिस्टम में आ गया, तो अब ये इन पर फोर्स लगाएंगे और ये इन पर फोर्स लगाएंगे। तो बताओ इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, u2 बोल दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हमारी चेन बनती जा रही है, हमारे सिस्टम में एक लोग और आ गए, तो अब ये क्या कहेंगे, पहले तो हमारी इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि हम हेड थे, पहले इनकी मेरी मुलाकात हुई, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, चलो u3 दे दिया। अब इनका जो है नया पार्टनर आया मेरा, इसको जो है इसके साथ भी मिलाएंगे। हमने कहा आओ भाई इनसे भी मुलाकात कर लो, इनका नाम क्या हो गया है, u4, पक्का। अब एक लोग और आ गए, जब एक लोग और आए, चौथे लोग मेरे पास आए, तो पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन इनके साथ होगा, u5। फिर मैंने कहा ये बंदा पुराना है, पहले इनका इंट्रोडक्शन करा दो, जिसका नाम क्या दे दिया, u6। फिर मैंने कहा ये भी बाद में जुड़े हुए, तुमसे पहले आए, तुमसे सबसे बाद में मिले, इनका नाम क्या दे दिया, u7। अब बात समझ में आ गई? अब सब 4 लोग मिलके क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया है। अब इस सिस्टम की क्या निकालनी है, एनर्जी, वो भी कैसी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब जरा ध्यान दो बेटा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, u1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। u1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, ये पता हो गया। अच्छा देखो u4, u7 और u5, फिर से देखो
ये U2 किसके बीच का है? इन दोनों के बीच का है। U2 जो है इन दोनों के बीच का है। दोनों के बीच का मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, डिस्टेंस सेम। मतलब U2, U4, U7 और U5 इक्वल होंगे। क्या? U2, U4, U7 और U5 सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ध्यान से देखो फिर से, ये वाला भाई दोनों के बीच का मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, डिस्टेंस सेम है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए यही चाहिए, मास चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। दोनों के सेम है तो इक्वल होगा। कितना होगा? माइनस का जी फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस। कितनी आ गई? माइनस का जी एम स्क्वायर अपान कितना आ गया है? ए आ गया। ए स्क्वायर नहीं, अगर ए स्क्वायर बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? फोर्स बन जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझो बेटा, अब ये बताओ, ये दो, इन दोनों के बीच का मास सेम, इन दोनों का डिस्टेंस सेम, क्योंकि डायगोनल पर ये भी डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी डायगोनल ये भी। क्या नाम है इनका? U3 और U6 भी क्या होगा? इक्वल होगा। ए अब ये बताओ यार, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2 इंटू साइड, वो साइड कितनी है? ए, √2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का जी एम फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस, √2a। कितनी है? √2a। इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस जी एम स्क्वायर अपान √2a। आर यू श्योर यहां तक? पूरे सिस्टम की निकालनी ना आपको। पूरे सिस्टम की कितनी होगी? यू नेट इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6 प्लस U7। अरे बोल यार, ठीक, क्लियर है ये बात? यू नेट इक्वल टू U1 की वैल्यू कितनी है? 0। देखो U2, U4, U5 और U7 ये सभी इक्वल है। कितनी बार है? 1 2 3 4। तो कह सकते हैं माइनस का, क्या कह सकते हैं? 0 माइनस का 4G M स्क्वायर अपान ए स्क्वायर नहीं, ए। इतना मामला फिट हो गया। अच्छा, 4 लोग एक जैसे हैं और 2 लोग क्या हैं? एक जैसे हैं। U3 और U6 भी एक जैसे हैं। एक बार, 2 बार, तो क्या कर दो? माइनस का 2G M स्क्वायर अपान √2a। अच्छा बेटा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई √2 हो जाएगा, ये वाला 2 मर जाएगा। अरे भाई देखो, ध्यान दो, ऐसा क्यों किया मैंने? इतना था कि नहीं था? हाँ देखो, हमने सीखा है भैया रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए ना, तो हमने क्या किया? इसको रेशनलाइज करा दिया। रेशनलाइज किया तो √2 हो गया, 2 मर गया। पूरे से कॉमन क्या दिख रहा है भाई? पूरे से कॉमन दिख रहा है माइनस दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है क्या? ना ना ना, 2 नहीं दिख रहा है। G दिख रहा है, M स्क्वायर दिख रहा है अपान A दिख रहा है। तो बचे कितना? 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस √2। या इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो ऐसे दे दो, माइनस का G M स्क्वायर अपान A स्क्वायर, नहीं सॉरी A स्क्वायर नहीं, A 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.41 है ना। या ऐसे छोड़ दो, यही तक छोड़ दो बस। ये आपका क्या आ गया? नेट पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ में आया क्या ये आंसर? क्लियर हो गया भाई? पक्का मजा आई कि नहीं आई? ओके, तो ठीक है, आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में और रघु के साथ, ठीक है। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ नोट्स आप टेलीग्राम पे डालेंगे एम एकेडमी, तो वहां पर हमारा चैनल है, वहां से जाकर के इसकी पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। और फेसबुक पे एम एकेडमी क्लासेस के नाम से है, एम एकेडमी क्लासेस के नाम से है। और हमारा पेज है फिजिक्स एंड मैथ बाय विपिन सर। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप एम एकेडमी ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो में अगर आपको मजा आ रही है तो वीडियो को शेयर करें।